ढक ढकींदो मुंहुं न छॾींदो शफ़ी शाफ़ी सिपरी। आर्टिकल भी शेयर किया था इस पे कुछ जी इंटेलेक्चुअल कल्चर जो था इंडिया का, उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू, उसमें छोटा सा आर्टिकल डॉक्टर हमीदुल्लाह का मैंने शेयर किया था, वो भी कुछ लोगों ने देखा है, पढ़ा है उसको। हाँ जी हाँ जी जी, मुझे ये बात दिलचस्प लगी कि पर्शियन को ब्रिटिश ने किस तरह से एलिमिनेट करने की या कम करने की कोशिश की। एक तो सही अपना ब्रिटिश अपनी लैंग्वेज, जुबान, एक्सप्रेशंस and the very convenient method to suppress, और इसी सही तरह उर्दू को फरोग दिया गया और किस जी, तरह से पर्शियन जो है उसको काफी हद तक निकाल दिया। और ठीक है, उर्दू जो है उसमें भी बहुत से अल्फाज, जाहिर है वो अरबी के भी और तुर्की के भी, कुछ अंग्रेजी के भी, लेकिन उसको भी, उर्दू को भी मेरे ख्याल में कोई इतना खास पनपने नहीं दिया, इतना सही, फरोग उसको बिल्कुल, नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे पास उर्दू तो आजकल हमारी रोजमर्रा की जुबान और जरूरत पूरी करती है, लेकिन जो एकेडमिक है वो पूरा नहीं करती। सही, तो ये मुझे लगा कि उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ हमारी जड़ों को काफी जड़ों में पानी दे दिया। सही। तो उसके आर्टिकल का कुछ फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट पेज है, वो भी किसी का उस पे कोई नजर हो तो उसमें क्या, वो आज की नशिस्त में हम इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन और इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन इंडिया, वो उस दौर से ज्यादा हम कंसर्न्ड होंगे आज के सेशन में, और उस पर ज्यादा हम बात को आगे लेके चलेंगे और डिस्कशन में आएंगे कि इस किस्म की जो हमारी इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पे तहरीरें हैं बड़े अच्छे ऑथर्स की भी, तो उस दौर के हवाले से, क्योंकि आप लोगों की खामोशी भी ये बता रही है और वैसे भी कि वहां पे कोई ऐसी चीज है ही नहीं आपको लगेगी कि जो काबिल जिक्र उस पैराग्राफ में, या तो एक तो नाम आ गए, जिक्र आ गया, एक बैकग्राउंड सा वहां डेवलप हो रहा है। इसी तरह इवन ये तो सिर्फ एक आर्टिकल है छोटा सा, इसमें गुंजाइश ही एक पैराग्राफ की थी, तो क्या बयान हो सकता था। तो अजीज अहमद वाली किताब भी इस पे मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो इंडिया की और इस्लाम वो कल्चर जो है उसके ऊपर, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये दौर बिल्कुल हमें थोड़ा सा एक खला सा नजर आएगा वहां पे। हालांकि मेरी नजर में सबसे अहम दौर ही यहाँ पर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की डेवलपमेंट के हवाले से यही है, और आज हम यूं समझ लें उसी गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे और इस तौर पे बात करेंगे कि उस तौर पे जब बात होती है कि जब मुस्लिम आए हिंदुस्तान में, इंडिया में, साउथ एशिया में, तो उस दौर पे हम, जो हमारी तारीख के अंदर भी और हमारा फोकस रहा हमेशा कि मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं, उनका तस्करा करते हैं, और उस माहौल का, सिंध की उनकी फतूहात जो हैं उनका तस्करा होता है, और चचनामा वगैरह इस तरह की कुछ तारीखी जो हवाले हैं उन किताबों के हवाले से हम उसी डिस्कशन में ही रहते हैं, और बैकग्राउंड के उस दौर की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा हम बात पे जा नहीं रहे होते। ये एक मतलब है इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के आगाज का ही जो दौर है वो ही यूं कह लें कि उसको ही बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो उस पे हमने बात करनी है आज के इस सेशन में, और उस बात के लिए दो चीजें जो मेरे जहन में हैं, एक तो वो, उनमें से फिर यूं कह लें कि पहले सेशन में तो हम उस दौर को एक तरह देखने की कोशिश करेंगे, और उस हवाले से एक छोटी सी असाइनमेंट भी आप लोगों के जिम्मे लगी थी, उस पे अगर किसी ने कुछ देखा सोचा हो कि उस दौर का इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का और उस दौर में
मुसलमानों का जिस वक्त यहाँ पर आना हो रहा था हिंदुस्तान में इब्तदाई दौर में, तो हिंदू ज़हन का बुनियादी सवाल क्या था? हिंदू की इस्तिलाह में यहाँ पे सिर्फ मजहबी कानोटेशन के तौर पे नहीं, यहाँ के रहने वालों का बुनियादी सवाल क्या था, हिंदुस्तान के रहने वालों का सबसे बुनियादी मसला क्या था उस दौर में, इल्मी सतह पर या इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनका बेसिक कंसर्न क्या था? ये कुछ लोगों ने इस पे कोई देखा है किसी ने? और अगर शेयर करना चाहे, ये लास्ट वीक के इख्तिताम पे हमने इस पे थोड़ा सा इशारा दिया था कि उसको कोई देखना चाहे तो। जी, कोई किसी ने कुछ इस हवाले से? जी 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 मेरे ख्याल में मैं जब ये आर्टिकल पढ़ा था तो मैं इस सवाल के बारे में सोच भी रहा बिल्कुल। था। जी जी तो मुझे जहाँ तक क्यास किया और मैंने थोड़ा सा पढ़ने की भी कोशिश की, तो मुझे जो मसला बहुत प्रोमिनेंट नजर आया खासतौर पे मजलूम तबके के हवाले से, वो जी जात जी पात का मसला था कि जो जात पात का निज़ाम है उसके अंदर हम्म, कास्ट सिस्टम है, कास्ट बनी हुई है, यू नो, और जो इल्म है वो सिर्फ एक खास तबके तक महदूद है जो कि ब्राह्मण तबका है, और वो सही बाकी सही। लोगों तक नहीं जा रहा। तो जो अगर उस हवाले से मैं सोचता हूँ तो मेरे सामने जो माइनॉरिटाइजेशन है कि जो अक़लियत बना दिया गया है अक्सरियत को, क्योंकि अक्सर तो दलित अक्सरियत में थे, तो वो मसला मुझे लग रहा था कि है, और फिर मैं उसके हवाले से सोच रहा था। एक सोशल इश्यू के तौर पे आपने ये जो रेज किया, ये भी उन्हीं मसाइल का जो बुनियादी मसाइल हैं उन्हीं की तफसील है आगे एक। ठीक है, किसी और ने भी इस पे कोई राय कोई देगा इस पे? जो मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन थी फर्स्ट, वो तो हिंद की पुकार थी कि जी उनके पायरेट्स आते थे और उनकी जो मर्चेंट शिप्स हैं वो कैप्चर हो रही थी, और उनकी औरतों ने फिर एक आवाज दी थी हजाज बिन को भी, जिसकी जी जी बिल्कुल उन्होंने ठीक फिर है। एक आर्मी भेजी। ये लेकिन बिल्कुल, ये तो ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था, मेरा ख्याल है कि अभी हिस्टोरिकल यहाँ होता इंटेलेक्चुअल इश्यू जो है, उस दौर का जी। इंटेलेक्चुअल इश्यू हम असल में देखना चाह रहे हैं। चलें, बहरहाल ज़हन में आप लोगों ने एक राय दी, उस पे एक सोशल पर्सपेक्टिव से एक बात हुई, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें आपने जैसे कही। अब ये देखने के लिए कि उस दौर का बुनियादी सवाल क्या था हिंदू ज़हन का और हिंदुस्तान का बुनियादी फिक्री सवाल क्या था, या जिसको रिजॉल्व करने की उस दौर के इंटेलेक्चुअल्स और इंटेलिजेंसिया जो कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान में, वो क्या कर रहे थे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक आज के इस इब्तदाई सेशन में, ये यूं कह लेंगे आज के जो 2 सेशन हैं हमारे, तो इसका ये जो पहला हिस्सा है और एक फिर इसका दूसरा हिस्सा है, तो इन 2 सेशंस में से ये जो पहला सेशन है तो उसमें हम इस्लाम के आने के वक्त इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल सिचुएशन है उस पे थोड़ी सी बात कर लेंगे इस सेशन में, कि उस वक्त के स्कूल ऑफ थॉट्स क्या थे फिक्र के हवाले से। और एक तो ये हमारा आज का जो गुफ्तगू का ये पहला सेशन यूं समझ लें, इस पे ज्यादा बात होगी। दूसरे सेशन में फिर हम ये भी कोशिश करेंगे, या इसी सेशन से ही उसका साथ आगाज कर देंगे फर्स्ट हाफ में ही, कि उस पे फिर मुस्लिम्स जो थे उनकी अब एंगेजमेंट उस सवाल के साथ किस तरह हो रही है, या उसका एविडेंस क्या है, या फिर यही जो तारीख में हम एक सरकारी तारीखों में जो चीज देख रहे हैं यहाँ दरसी कुतुब के निसाबों के अंदर भी, कि मोहम्मद बिन कासिम आए सिंध वगैरह उन्होंने फतह किया, और यहाँ पर एक आगे तारीखी एक नैरेटिव जो हमारा है, और शायद कोई ना तो हिंदुस्तान में कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो रही थी उस लम्हे में, और ना ही मुसलमानों ने आके कोई खास उन 300-400 साल का दौर है। तो जो हमारे पास सलातीन से पहले का जो दौर है, तो उस दौर के अंदर में हम देखते हैं कि कोई शायद बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई भी कि नहीं कोई इंटेलेक्चुअल, या उससे पहले कि हिंदुस्तान में भी कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो रही थी कि नहीं, और मुस्लिम्स क्योंकि एंगेज हुए भी कि नहीं उस इल्मी फिजा के साथ आकर, या महज यही एक मामला था। और ये सारा कुछ देख के एक बहुत बड़ा थीसिस जो मिशेल फोको का है किसी हद तक, जिसकी बात हमने पहले सेशन में तारीफ की हद तक की,
उस हवाले से हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी किसी तरह किसी हद तक सामने आएंगी कि जो हम ये एक थ्योराइज कर रहे हैं आज के दौर में, उससे कि पावर ही नॉलेज की क्रिएशन का सबब बन रही है। एक ये जो थ्योरी है नॉलेज एंड पावर का जो नेक्सस हम जिसकी बात करते हैं और जो हम दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, तो इस नॉलेज पावर नेक्सस से हटके भी क्या रवायती अदवार के अंदर या रवायती माशरों के अंदर क्या वाकई ही नॉलेज और पावर का ही एक नेक्सस था, या कुछ सूरत हाल कुछ और थी, या एपिस्टेमिक शिफ्ट्स जो उस वक्त पैदा हो रही थी, या उस दौर की जो रूह असर की टर्म जैसे हम यूज कर रहे हैं ये चीजें, तो क्या वाकई वो पावर बेस्ड था सब कुछ इस तरह जैसे आज हम थ्योराइज करते हैं। ये तो बहरहाल एक बात पिछली नशिस्तों के हवाले से साथ उसके कोरिलेटेड आ गई, लेकिन असल बुनियादी मकसद हमारा उस दौर की जो फिक्री सूरत हाल है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। और आप लोगों का खसूसन आज की नशिस्त में वो सारे लोग मौजूद हैं मेरा ख्याल है जिनका खसूसी कंसर्न जो है ये स्पेशल कंसर्न मेथोडोलॉजी के हवाले से भी है और एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से भी है, और इल्म का मसला जिनका एक बुनियादी कंसर्न है। तो मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजीज के अंदर जो लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं और उससे ज्यादा वो शनासाई भी उनकी है, तो उनके लिए खसूसन ये बहुत एक अहम बात उस दौर के हवाले से कि जिस तरह आज के वेस्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मूवमेंट्स मौजूद हैं और फिक्री स्ट्रीम्स मौजूद हैं। आप जैसे आज देखते हैं कार्टेशियन ड्यूअलिज्म की बात करते हैं मॉडर्न वेस्ट के आगाज से लेकर, एम्पिरिसिज्म की बात होती है, मटेरियलिज्म की बात होती है, फिनोमेनोलॉजी का तज़किरा हो रहा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बातें हो रही हैं, या फिर आगे चल के डीकंस्ट्रक्शन, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निटी, इस किस्म की डिस्कशंस आती हैं। और कांटियन एपिस्टेमोलॉजी जो है उसका इस्लाम जिस वक्त आया तो वो उस वक्त तक इस किस्म की बेशुमार जो थॉट्स थी और इस किस्म के बेशुमार फिनोमेनोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल स्टार, तो हम उन्हीं का एक फिक्री हालत थी हिंदुस्तान की। तो आप यूं कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स कह लें या और वाज़े अंदाज में कह लें कि एपिस्टेमोलॉजी के एतबार से भी उस दौर में 12 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्टेंट कर। इंडियन थॉट के अंदर 12 एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांसेस जो थी उस वक्त तक डेवलप हो चुकी थी, और वो आज रेपिटेशन है मगरब के अंदर, वेस्ट के अंदर, मॉडर्न वेस्ट में भी जो मॉडर्निटी की बुनियाद में जो एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांसेस हैं वो ऑलमोस्ट अक्सर उनमें से उन्हीं से माखुज हैं। हम क्योंकि उनसे लाइल्म होते हैं तो वो बड़ी नावल लगती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, और उसमें तो उनकी बात हम कर रहे हैं कि उनके लिए जो टर्म इंडियन थॉट के अंदर इस्तेमाल हो रही थी या इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में, वो दर्शन की थी। दर्शना इंग्लिश में स्पेल आप उसको करते हैं, तो स्टांसेस। तो यूं कह लें कि वो 12 स्टांसेस क्या थे जो थॉट के या डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स क्या थे, वो एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट भी थे और ऑन्टोलॉजिकली भी उनकी एक रेलेवेंस थी, और उन स्कूल्स ऑफ थॉट्स की अपनी एक तरतीब थी। उनमें से ये दोनों किस्म की उनके अंदर एलिमेंट्स मौजूद थे। कुछ ऐसे थे कि जो ऑन्टोलॉजी से एपिस्टेमोलॉजी की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जिनका ज्यादा इंटरेस्ट एपिस्टेमोलॉजी में था और वो ऑन्टोलॉजी की तरफ जो है निस्बतन कम जा रहे थे, उस एपिस्टेमोलॉजी से जाते थे। मतलब उनका नुक्ता आगाज ही एपिस्टेमोलॉजी होता था। इवन मॉडर्न वेस्ट से पहले भी ऐसी डेवलपमेंट हो चुकी थी, इस्लाम जिस वक्त हिंदुस्तान में आ रहा था। वो जो दर्शन हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उन स्टांसेस को 2 कैटेगरीज में।
एक के लिए टर्म उसके लिए आस्तिक की टर्म इस्तेमाल हो रही है और एक कैटेगरी के लिए नास्तिक की टर्म भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो यूं समझ लें कि वो 6 जो थे आस्तिक दर्शन थे और 6 नास्तिक दर्शन थे। आस्तिक जरा गुड सेंस में और अपना की सेंस में बोला जा रहा था, तो नास्तिक के अंदर थोड़ा सा परायापन और इस किस्म की अदरनेस का एलिमेंट था, यूं कह लें इस कैटेगरी में भी। वो उतना अच्छा मीनिंग में नहीं बोल रहे उसको। हकीकत में ये आस्तिक नास्तिक का फर्क उनमें नहीं था, बल्कि असल में तो वो 6 दर्शन ऐसे थे, ये 6 एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांसेस ऐसे थे कि जो वैदिक थे, जो वैदिक स्टांसेस कहला रहे थे और जिनका यूं कह लें कि हिंदू मत के साथ और हिंदू ट्रेडिशन के साथ और वेदा की ट्रेडिशन के साथ एक रिलेशनशिप बन रहा था। वेद भी बजाते खुद नॉलेज की ट्रेडिशन है, जो हिंदू वेद थी, जो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदें हैं, और उन वेदों के साथ जो उपनिषद है, उन्हीं वेदों के अंदर ही एक जो विजडम का पोर्शन होता है उसके लिए उपनिषद की टर्म इस्तेमाल हो रही है। तो वो भी सेपरेटली भी वो कंपाइल होते रहे। तो वो उपनिषद और वैदिक जो बैकग्राउंड के अंदर जो स्टांसेस डेवलप हुए, या जो एपिस्टेमोलॉजीज वैदिक एपिस्टेमोलॉजीज थी, उनको आस्तिक कहा जा रहा था। वो भी 6 हैं। और जो यूं कह लें नॉन वैदिक थी या जिनको आप यूं कह लें कि वो भी 6 थी जिनको नास्तिक कहा जा रहा है। वो 6 कौन सी थी? वो दर्शन 6 कौन से थे? उनमें से 4 तो बुद्धिस्ट थे दर्शन, यूं कह लें 6 ये वैदिक दर्शन थे और 4 बुद्धिस्ट दर्शन थे। तो उन 4 के अलावा उन नॉन वैदिक दर्शंस के अंदर, स्टांसेस के अंदर 5वां जो था उन 4 बुद्धिस्ट दर्शनों के साथ एक जो दर्शन था या एक स्टांस जो था, वो एक मेथड ऑफ नॉलेज जो था, वो मटेरियलिस्टिक भी था उधर। जैसे मटेरियलिज्म जो है मॉडर्न टाइम्स के अंदर या इवन ग्रीक थॉट के अंदर भी मटेरियलिस्टिक एक स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करता है, तो वो भी वहां पर भी एग्जिस्ट करता था। तो इसी तरह एक स्कूल ऑफ थॉट जो जैना स्कूल ऑफ थॉट कह रहे थे, जिसको जैन दर्शन जिसको कह रहे थे, तो वो भी एग्जिस्ट करता था वहां पर। तो आप यूं कह सकते हैं कि इन एपिस्टेमोलॉजीज में से, इन दर्शंस में से, इन स्टांसेस में से, इन स्टांसेस और नॉलेज में से 6 वैदिक थी, 6 नॉन वैदिक थी, और जो 6 नॉन वैदिक थी उनमें से 4 मतलब वो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर थी वो स्टांसेस, एक जैन पर्सपेक्टिव के अंदर था और एक मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव के अंदर था वो जो स्टांस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जिन स्टांसेस की हम बात कर रहे हैं उनमें से जो सबसे यूं कह लें कि पहले मैं जो नॉन वैदिक है उनका सिर्फ नाम की हद तक आपको तस्करा कर दूं कुछ ना कुछ, कि वो उनका वो यूं समझ लें कि जो बुद्धिस्ट स्टांसेस थी, जो सब डिविजन उसके अंदर 4 स्टांसेस या एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांसेस जो थी, तो उसमें से एक तो वेबिश्का के नाम से जाना जाता था, और उसको अगर आप यूं समझ लें कि मौजूदा टाइम या मॉडर्न टाइम्स के एतबार से, उनकी डिटेल्स में अभी हम नहीं इतना जाएंगे, मॉडर्न टाइम्स के एतबार से आप यूं समझ लें कि वो डायरेक्ट रियलिज्म की एक किस्म थी आज के दौर में, अगर आप उसको डिस्कस करना चाहें तो। इसी तरह एक और बुद्धिस्ट स्टांस जो था वो यूं कह लें कि वो इनडायरेक्ट रियलिज्म किस्म की चीज थी। हम अभी खैर उसकी डिटेल में नहीं जाने लगे इन स्टांसेस की। इसी तरह तीसरा एक बहुत अहम स्टांस इस हवाले से यूं कह लें योगाकारा की टर्म उसके लिए, इस बुद्धिस्ट स्टांस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये आइडियलिज्म की एक सूरत थी योगाकारा जो है। इनके डिटेल में भी जाया जा सकता है, कुछ लिटरेचर भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। फिर इसी तरह एक चौथा जो बुद्धिस्ट स्टांस है
तो मध्यमिका जो है वो एक निहिलिस्टिक स्टांस था, मतलब निहिलिज्म जो है ये सिर्फ इधर हमारे यहाँ नेचियन निहिलिज्म ही नहीं है, वहां भी निहिलिज्म की खास सूरत जो थी मौजूद थी हमारी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर भी, तो ये भी एक स्टांस वहां पर मौजूद था। तो ये चार तो वो, इसी तरह एक यूं कह लें कि जैनिज्म का जो एक स्टांस था इस हवाले से खास, वो भी, और फिर ये एक मटेरियलिस्टिक स्टांस, ये तो 6 यूं कह लें कि नॉन वैदिक स्टांसेस हैं जो उस वक्त में, और इनमें से ये भी इस्लाम के आने के वक्त तक मेथड्स ऑफ नॉलेज के तौर पर एग्जिस्ट करते थे हिंदुस्तान में, और इनके ऊपर भी काफी डिटेल्ड काम आपको हर स्टांस पे मिल जाएगा। इवन आप अपनी गूगल ही करेंगे तो ये चीजें इनमें से आपको मिलेंगी। दूसरे जो 6 स्टांसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम वैदिक स्टांसेस कह रहे हैं, तो उनको अगर आप कहें तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है हमारी आगे के डिस्कशंस के लिए। ये भी नो डाउट, ये भी नॉन वैदिक स्टांसेस की भी अहमियत है उस माहौल में, लेकिन फिर प्रिवेलिंग स्टांसेस जो उस दौर में थे वो ज्यादा वैदिक स्टांसेस प्रिवेल कर रहे थे इस्लाम की आमद के वक्त वहां पर हिंदुस्तान में, और वहां की फिक्री जो डिस्कशन थी या डिबेट्स थी वो इनके गिर्द घूम रही थी, इन स्टांसेस के गिर्द ये जो दर्शन थे इन पे बात हो रहा है। तो एपिस्टेमोलॉजीज के लिए वहां पे एक टर्म प्रमाणा की बोली जाती थी ये इन स्टांसेस के हवाले से। तो अब 6 जो वैदिक स्टांसेस हैं उस दौर के, उनकी हवाले से अगर आप कहें तो उनमें से, उन 6 स्टांसेस में से एक स्टांस तो यूं कह लें कि न्याया स्टांस है उस दौर के अंदर। तो ये एक वैदिक स्टांस है, और ये बाद में ये न्याया जो है, न्याया इसकी एक फॉर्म जो थी स्टांस की, वो यूं कह लें कि वो दारा शिकोह के दौर के अंदर और लेटर मुगल पीरियड्स के अंदर भी, औरंगजेब का जो दारा शिकोह का इस दौर की जब हम बात करेंगे, और उस दौर के अंदर भी जहांगीर के दौर में भी बनारस के अंदर इसका बहुत बड़ा एक सेंटर डेवलप बाद में भी हो चुका था, और उस दौर के अंदर ये बड़ा रेलिवेंट हो गया, और इस पे फिर मुस्लिम इंटरेक्शन उसके साथ भी, उसकी भी अपनी कहानी है, वो जब हम अपने उन सेशंस में पहुंचेंगे तो इसकी डिटेल में भी जाएंगे। इसी तरह ये न्याया NYAYA, इसको आप सर्च वगैरह कभी करना हो तो न्याया स्कूल ऑफ थॉट जो था या ये जो दर्शन था, इसके साथ बिल्कुल एक मिलता जुलता जो दर्शन था, या यूं कह लें कि एक और स्टांस कि जिससे ये आगे फिर एमर्ज किया, या इसकी बुनियाद जिस दूसरे स्टांस पे थी उससे ही आगे इसने अपनी एक जगह बनाई, और डेवलपमेंट इसकी उसी स्टांस से हुई। और वो स्टांस जो था वो वेशिस्का स्टांस था, वेशिस्का दर्शन था। तो ये वेशिस्का और न्याया को भी जब हम डिटेल में उस दौर में आके जब देखेंगे, दारा शिकोह के हवाले से जो कंट्रीब्यूशंस पे बात करेंगे, या इस्लामिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो सफीनतुल औलिया वगैरह के जब हम तस्करे करेंगे, तो फिर इसका ज्यादा हमें वहां पर जरूरत भी पड़ेगी आगे जाके इसकी, कि ये वेशिस्का और न्याया, और फिर खसूसन इसमें से वेशिस्का में से जो न्याया दर्शन एमर्ज किया है, तो वेशिस्का भी बजाते खुद और न्याया भी उस दौर के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो भी किसी हद तक एक रियलिज्म की तरह की ही शय आपको नजर आएगी, या इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी, लेकिन बहरहाल फर्क है उसमें बहुत, और उसकी अपनी तफसीलात हैं जिसमें हम जाएंगे। इसी तरह न्याया और वेशिस्का और न्याया के बाद एक बहुत अहम स्टांस जो है वो यूं कह लें कि समख्या दर्शन जो है उस दौर में। तो समख्या दर्शन, और इसी तरह ये भी एक वैदिक दर्शन है। तो समख्या के साथ साथ एक और दर्शन बड़ा अहम था या स्टांस उस दौर में, वो बजाते खुद, वो तो आज के दौर में भी आप वो टर्म बहुत ज्यादा सुनते हैं और उससे फेमिलियर हैं, और उसको अपने प्रैक्टिस में कई लोग उसकी मेडिटेशंस को या उसकी
मशकों को लेके आते हैं, वो योगा दर्शन। तो योगा भी बजाते खुद एक इंटेलेक्चुअल स्टांस है, दर्शन है, एक एपिस्टेमोलॉजी है बजाते खुद, जिसकी बुनियाद पे हम ये आज भी मॉडर्न टाइम्स के अंदर भी योगा की प्रैक्टिसेस और ये चीजें भी कर रहे हैं। इसका भी एक रिलेशनशिप है योग का उसके साथ जो है, और इन चीजों का भी एक ताल्लुक, उसकी वैदिक ओरिजिन्स भी हैं इन चीजों की। तो समख्या और योगा जो हैं, दो दर्शन ये वाले हो गए। तो इन दर्शंस को आप क्यों समझ लें कि जिस तरह वो पहलों को हमने, उनके अंदर कुछ फर्क भी है और कुछ इत्तफाकात भी हैं। जो पहला सेट हमने डिस्कस किया अभी, उसमें से एक दर्शन जिसकी हमने वैशेषिक दर्शन जिसको कहा, और दूसरा दर्शन जिसको हमने न्याय कहा। तो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन, इन दो स्टांसेस के अंदर ज्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन इनमें एक फर्क भी है, एक डिफरेंस की सतह भी है, और वो भी बड़ी अहम है। तो ये इसी तरह ये दूसरे दो समख्या और योगा जो हैं, तो इनके अंदर भी, समख्या और योगा में भी काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन एक खास पॉइंट पे जाके इनके अंदर एक फर्क भी फिर पैदा हो जाता है। तो इसी तरह इनको दो को अगर आप यूं कह लें कि ये ड्यूलिस्टिक स्टांसेस हैं जो मॉडर्न टाइम्स के अंदर किसी हद तक, इनके अंदर एक खास किस्म की ड्यूलिज्म का भी एलिमेंट आपको मिलेगा, और उस पर भी हम डिटेल में भी इसको स्टडी किया जा सकता है। फिर यूं कह लें कि एक तीसरी जो सूरत है, या एक तीसरा एक सेट कह लें, उसके भी दो हिस्से बुनियादी तौर पे हम उसके भी करेंगे कि वो स्टांसेस कौन से हैं। 4 स्टांसेस जिनका हमने अभी जिक्र किया है। तो एक बहुत अहम स्टांस इस हवाले से हमने, जिसकी बात ज्यादा तफसील में आज करेंगे, वो भी इस आखिरी सेट का हिस्सा है, वो वेदांता। और उसी के अंदर फिर एक बहुत अहम उस स्टांस या उस स्कूल ऑफ थॉट या उस एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल का जो है, हमारे आगे इस इस्लामिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत तस्करा होगा, और उसकी समझ बहुत जरूरी है, और उस पर तो हम स्पेशली कोई आर्टिकल्स या कुछ चीजें जो हैं उसको ज्यादा देखने और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो वो यूं कह ले उसके साथ जो एक छठा स्टांस है, और ये सेट ज्यादा करीब का है, ये दो स्टांसेस, तो ये मीमांसा और वेदांता। तो ये मीमांसा और वेदांता जो स्टांसेस हैं, या मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, तो ये दो निस्बतन एक दूसरे से ज्यादा करीब हैं। ये यूं समझ लें कि ये रियलिस्टिक या रियलिज्म और ड्यूअलिज्म से निकल के थोड़े से मोनिस्टिक हैं। मोनिज्म इनके अंदर और नॉन ड्यूअलिज्म, ये वाली चीजें इन स्टांसेस के अंदर, इन एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांसेस के अंदर ये सूरतें ज्यादा पाई जाती हैं। ये जरा निस्बतन मोनिस्टिक हैं इस हद तक। तो ये इनकी कॉमन एक चीज, लेकिन मोनिस्टिक होने के बावजूद इसमें कुछ चीजें में मीमांसा और वेदांता के अंदर काफी सारे डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। इनके अंदर जो है, इसके अंदर फर्क भी है। तो ये 6 स्टांसेस जो वैदिक हैं, जिनकी बात अभी मैंने आपके सामने की है कि ये वैदिक स्टांसेस जो हैं, तो इनके ऊपर हम, जो मेरी आवाज कट तो नहीं गई? नहीं जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही, क्योंकि ये कोई थोड़ी सी तस्वीर गायब हुई थी, तो मैंने कहा शायद कोई वीडियो की वजह से कोई आवाज में तो नहीं फर्क पड़ गया। बहरहाल हमने ये 12 स्टांसेस का एक तारफ कराया आपको। तो यूं समझ ले ये 6 वैदिक उनमें से हैं और 6 नॉन वैदिक हैं। इनकी हमने बात ये आपके सामने अभी रखी है, और ये इसलिए रखी है कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि उस दौर में एपिस्टेमोलॉजीज पर, ओंटोलॉजीज पर और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के हवाले से किस किस्म का काम हो रहा था,
اور اس کے اوپر آپ اپنی کچھ ڈسکشنز کے دوران بھی اور پھر اپنی اسٹڈیز کے دوران بھی آپس میں آپ کی جو واٹس ایپ پہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں تو وہ ان کے اندر بھی آپ ان کو ڈسکشن میں لا سکتے ہیں، اور کچھ اس کے اوپر میں بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو یہ اس اعتبار سے آپ کے سامنے اس دور کی انڈین انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو کسی حد تک میں نے کوشش کی کہ اس کا کہ کیا کیا سٹانسز، تو جس طرح آج آپ کارٹیسین ڈیولزم یا نیٹشین نیہلزم یا ہیگلین اور یعنی ہائیڈگرین فینامینالوجی کی باتیں کرتے ہیں ہم، اور سارتر کی ایگزسٹینشیلزم کے اوپر، تو یہ چیزیں ہم کرتے ہیں. تو ڈیریڈا وغیرہ کی ڈیکنسٹرکشن کی باتیں آج، تو بہت اچھا ہوگا اگر ان چیزوں کو بھی ان 12 سٹانسز کے اوپر بھی کم از کم اتنی کو ہماری سٹڈی ہو کہ جس طرح ہم آج ویسٹرن سٹانسز کے اوپر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی ایک رائے بھی رکھتے ہیں، ان کو اپنی علوم میں استعمال بھی کرتے ہیں. تو انڈین انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جو اسلام کے آنے کے وقت ڈیولپ ہو چکی تھی، تو اس کی جو ایک صورتحال تھی وہ انسٹانسز کا بھی تو صرف میں نے آپ کے سامنے وہ نام رکھے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ان چیزوں کو آپ نیٹ پہ، کتابوں پہ، آرٹیکلز میں جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ وہ کتنا انٹلیکچوئل لیول پہ کتنا کام ہو رہا تھا اس دور کے ہندوستان میں جب اسلام آیا. تو ایسا نہیں تھا کہ آگے ہم اگلے سیشن میں اور ابھی بھی کچھ بات اس پہ بھی کریں گے بعد میں، کہ ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں نے بھی آ کے صرف وہ فتوحات ہی کی ہیں یہاں پر، تو انٹلیکچوئل حوالے سے کوئی ان کی کنٹریبیوشن نہیں تھی. اس پہ تو ہم اپنے بریک کے بعد کے سیشن میں بات کریں گے کہ وہ بھی کتنا رچ ہے. جیسے یہ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، انڈین انٹلیکچوئل ٹریڈیشن بذات خود اسلام کے آنے سے پہلے اس کی جو رچنس ہے اس کا اندازہ یہ صرف نام آپ کو بتا کے ابھی کوشش کی. ان کے اندر پھر ان کے جو تھوڑا سا ایک آئیڈیا کے لیے تھوڑی سی میں، ویسے تو پورا تیمور صاحب سے کسی وقت اس پہ پلان کریں گے کہ ان سٹانسز کے اوپر بھی ایک پورا کورس کسی وقت ہونا چاہیے، ان 12 سٹانسز کے اوپر انڈین جو ٹریڈیشن کے. نو ڈاؤٹ ہم اپنی اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے ساتھ کنسرنڈ ہیں، اور لیکن اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو سمجھنا اور خصوصاً پھر ہندوستان میں اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو سمجھنا، اس کے لیے اب ایک بڑی ناگزیر سی صورتحال ہے کہ جس طرح ہم یہ ناگزیر سمجھتے ہیں کہ ماڈرن اور کنٹمپریری انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کی روشنی میں ہی اس کو دیکھیں، وہ بڑا مجبوری بن گئی ہے ہماری کہ اس کو بالکل نظر انداز کر کے اور اس کو سائیڈ پہ رکھ کے ہم اس کو دیکھنے پہ نہیں تیار. تو وہاں پہ تو یوں کہہ لیں کہ ان سٹانسز کو، ان 12 سٹانسز کو دیکھنا، سمجھنا، اس کے بعد اگر اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان انڈیا دیکھی جائے گی تو وہ بالکل اور طرح کی نظر آئے گی، اور ان کی بغیر اگر دیکھی جائے گی تو پھر ایک بہت بڑا خلا اور گیپ ہی نظر آئے گا. یہی لگے گا کہ وہ عرب آئے تلواریں اٹھا کر بس علاقے فتح کرتے رہے، اور کوئی ایکڈیمک ایکٹیویٹی، کوئی زبردستی ہم جو بنانے کی پھر کوشش کرتے ہیں وہ انسٹانسز کے ساتھ کنسرنڈ ہے، کیونکہ ساری انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی اس دور کی اور اسلام کی بھی ابتدائی ایکٹیویٹی، تو ان کے ساتھ ایک چیلنج اینڈ رسپانس کا جو رشتہ بنتا ہے اسلام کا انسٹانسز کے ساتھ بھی، اور انسٹانسز کی ضرورت ہندوستان میں جو تھی، اور انسٹانسز کے اندر وہ بنیادی سوال ڈیولپ ہو رہے تھے جو میں نے آپ کے ذمے اسائنمنٹ لگائی تھی کہ اس دور کی انڈین تھاٹ کا جو بنیادی کوسچن کیا تھا، اس کی طرف بھی ہم اب آگے بڑھتے ہیں. تو اس سے پہلے تھوڑا سا میں اس پہ انسٹانسز کو علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی بجائے اس کو اس انداز سے کہہ لیں کہ انسٹانسز کے اندر یوں کہہ لیں کہ میتھڈز آف نالج جو تھے اس کے حوالے سے 6 کیٹیگریز ڈیولپ ہوئی ان 12 سٹانسز کے اندر، ان 12 درشنوں کے اندر. تو ان میں سے بھی ماڈرن ٹائمز کے اندر بھی کچھ ہم یوز کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ، ایک تو بڑی اہم کیٹیگری جو ہم جس کے لیے پرسیپشن کی ٹرم ماڈرن ٹائمز کے اندر ہم آج بھی استعمال کر رہے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے اور نالج، ویلڈ نالج کی
लिए कह लें कि हमें एक चीज हमारी परसेप्शन जो है तो वो बड़ा एक अहम एक टूल है हमारे पास इल्म हासिल करने का, और उससे हम इस इन स्टांसेस के अंदर ये जो डिफरेंस है इन 12 स्टांसेस में, और खुसूसन जो 6 वैदिक स्टांसेस हैं, इनके अंदर जो एक फर्क है बड़ा, वो इस बुनियाद पे है कि ये जिन 6 कैटेगरीज या मेथड्स की तरफ मैं मजीद आगे बढ़ने लगा हूं इल्म हासिल करने की जो है, तो उनमें से किसका ज्यादा इस्तेमाल किस में है, तो इस एतबार से ये स्टांसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होते जाते हैं। उनमें से मिसाल के तौर पे एक मैंने जैसे बात कर दी कि वो परसेप्शन की बात है, जो जिसकी हमने अभी बात की कि वो परसेप्शन के हवाले से उसको हमने डिफाइन किया। इसी तरह एक आज मॉडर्न टाइम्स के अंदर आप टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं इन्फेरेंस, तो अब ये भी एक इन स्कूल्स के अंदर इसके ऊपर भी एक डिबेट चलती है, और खुसूसन जो पहले मैंने 2 स्कूल जिनकी बात की, न्याया स्कूल जिसके हवाले से मैंने बात की, और विशिष्का, इसके अंदर इन 2 जो तरीके हैं इल्म हासिल करने से कि वो थ्रू यूं कह लें परसेप्शन इल्म हासिल करना, और ये जो मेथड्स हैं इस पे ज्यादा फोकस है। जबकि आखिरी मेथड्स जिनकी हमने बात की, वेदांता की जैसे बात कर रहे हैं, तो वेदांता तक पहुंचते पहुंचते इसमें 4 और मेथडोलॉजीज भी मेथड्स भी वो भी ऐड होते चले जाते हैं इन स्टांसेस के अंदर, इन एपिस्टेमोलॉजीज के अंदर। तो वेदांता एपिस्टेमोलॉजी के अंदर ये 6 डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो इल्म के लिए कहा जाता है कि वो इस्तेमाल होते हैं। इन 2 के साथ जो उसमें ऐड हो जाता है, एक उसमें कंपैरिजन जो है, ये भी एक मेथड के तौर पर वहां वो परसेप्शन और इन्फेरेंस के साथ वो कंपैरिजन का एक जो तरीकाकार होता है इल्म के हसूल के लिए, वो भी उसके अंदर इस्तेमाल होता है, और इस किस्म के टूल्स वहां पर यूज हो रहे हैं। इसी तरह एक जो बड़ा अहम टूल इस हवाले से इस कंपैरिजन के अलावा वहां पे जो इस्तेमाल हो रहा है, उसकी अगर हम बात करें कि वो कौन सा है, तो उसके लिए टर्म यूज होती है शब्द की। जो हमारा यूं कह लें कि हमारी ट्रेडिशन है कि जिसको इंडियन ट्रेडिशन के अंदर और वैदिक ट्रेडिशन के अंदर ये शब्द की इस्तेलाह जो है ये बहुत ज्यादा अहम है और बहुत ज्यादा बोली जाती है। तो ये शब्द जो है, तो ये भी आप कह सकते हैं इस एतबार से कि वैदिक नॉलेज की, या यूं कह लें कि इसके लिए एक टर्म यूज हम इंग्लिश के अंदर जो करेंगे, वर्बल अथॉरिटी की टर्म आप शब्द के लिए, इसकी डिटेल में मैं बाद में किसी वक्त जाऊंगा कि शब्द, बल्कि सबसे ज्यादा जो वैदिक स्टांसेस के हवाले से ये अहम जो स्टांस समझा जाता है, तो वो शब्द है या वर्बल अथॉरिटी जो है हसूल इल्म के लिए या इल्म हासिल करने के लिए या मेथड ऑफ नॉलेज के तौर पर, और खसूसन जो है अल्टीमेट रियलिटी के हवाले से कोई अगर नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे अहम जो है वो ये शब्द वाला जो मेथड हमारे यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत अहम है। तो आप यूं कह सकते हैं कि इन स्टांसेस के अंदर जो न्याया स्कूल से लेकर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो वेदांता जो ट्रेडिशन थी, ये स्कूल ऑफ थॉट था, इन 6 वैदिक स्कूल्स के अंदर असल में तो बुनियादी तौर पर इन्हीं स्टांसेस की बात कर रहे हैं कि इल्म के मेथड्स में इनमें जो डिफरेंस था वो ये था कि कोई परसेप्शन पे डिपेंड कर रहा है, कोई कंपैरिजन पे डिपेंड कर रहा है, कोई इन्फेरेंस पे डिपेंड कर रहा है, कोई
کوئی اور کیٹیگری یوز کر رہا ہے علم حاصل کرنے کی, کوئی شبد کی بات کر رہا ہے, وربل اتھارٹی کی بات کر رہا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مطلب اس کے اندر پرسیپچول موڈز بھی ہیں نالج کے, نان پرسیپچول موڈز بھی ہیں اس کے, اور یوں کہہ لیں کہ جب شبد کی بات کر رہے ہیں اور جو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کی جب بات کریں گے ہم, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ ٹرانسینڈنٹ سورسز کی بھی بات ان کے اندر موجود ہوتی ہے ان ایپسٹیمالوجیز کے اندر, اور ان کی طرف بھی یا ان کی اتھارٹی کی طرف بھی جانا بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح کا آپ کے سامنے میں نے ایک تھوڑا سا نقشہ رکھا ہے ان سکول آف تھاٹس کا, ان سٹانسز کا, اور ان کے حوالے سے جو ایک ضروری آپ کے ساتھ باتیں میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میرے غالباً یہ کہیں یہ زوم والا میرے اسکرین سے ہٹ گیا کہیں, آگے 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 آگے, جی جی وہ تو یہ وہ غائب ہوتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا شاید. تو اب یہ آپ کے سامنے رکھنے سے مراد یہ تھا کہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس دور کی انٹلیکچوئل ڈسکشنز کس قسم کی تھیں, کیا ایپسٹیمالوجیز کام کر رہی تھیں, ان کی اپنی ڈیٹیل کیا ہے. اس پہ ہم تھوڑا سا کریں گے ابھی بھی آج بھی بات اور آگے بڑھائیں گے, اور اس کے کچھ رخ جو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن میں بھی جائیں گے. تو یہ آپ کے سامنے ایک اوور ویو تھوڑا سا لانا, ایک انفارمیشن کی حد تک یا یوں سمجھ لیں یہ تھا. اب یہ جتنے بھی سٹانسز جن کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر جن میتھڈز کو, جن کیٹیگریز کو استعمال کیا جا رہا تھا, وہ یوں کہہ لیں کہ پرسیپچول, نان پرسیپچول اور ٹرانسینڈنٹل جو میتھڈز تھے ٹو ایکوائر نالج, تو ان سب کی جو آگے قسمیں تھیں جن کے اندر ہم پرسیپشن سے شبد تک کا ایک پورا سفر تھا. تو یہ 12 کے 12 حوالے سے اور ان کے کس کس کو وہ میتھڈ آف نالج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, کس کس ٹول کو یوز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ان میں سے 2 سکولز میں اس قسم کا فرق آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پرسیپشن کو ہی یوز کریں گے. جیسے پہلے 2 سکولز میں نے آپ کے سامنے وشش کا اور اس کا ذکر کر دیا تھا نیایا کا, ان 2 درشنوں کا. تو یہ دونوں پرسیپشن کو اون کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن ان میں تھوڑا سا فرق اس قسم کا آئے گا کہ کچھ پرسیپشن کو یوں کہہ لیں کہ 5 سینسز کو آؤٹر ورلڈ کی حد تک ہی یوں کہہ لیں کہ ویلڈ سمجھ رہے ہیں, اور کچھ اسی پرسیپچول میتھڈ کو یوں کہہ لیں کہ پرسیپشن آف سیلف کو بھی پرسیپچول موڈ کے ذریعے ہی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے عقل کا استعمال جو ہے یا مائنڈ کا یوز جو ہے, کچھ اس کو ان 5 سینسز کی طرح ایک انر ٹول کے طور پر, ایک انر سینس کے طور پہ بھی کر رہے ہیں, اور کچھ اس کے علاوہ بھی کسی استعمال میں اس کے جاتے ہیں. مطلب اس قسم کی ڈیبیٹس اور ڈسکشنز وہاں پہ آپ کو ملیں گی جب ان سٹانسز کی ہم بات کریں گے. بہرحال یہ ہمارا کنسرن نہیں تھا اس کورس کا, یا آج کی اسٹیج پہ کبھی کسی وقت کوئی باقاعدہ نشست بھی رکھیں گے ان سارے سٹانسز کو. ہم اپنے پوائنٹ پہ فوراً پہنچتے ہیں. وہ پچھلے سیشن کی طرف پھر آپ کی بےتابی نہ بڑھ جائے کہ جلدی جلدی ہم اپنے جو متعلقہ نقطہ ہے یا بات ہے اس تک پہنچیں. تو پچھلے آپ 2 سیشنز میں آپ کو احساس ہو رہا کہ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان انڈیا کا ہمارا یہ کورس چل رہا ہے, اور ہم ویسٹرن ٹریڈیشن میں ابھی الجھے ہوئے تھے, اور اس سے سراج صاحب کا کمپیریزن اور میتھڈالوجیز کی بات ہو رہی تھی. آج آپ کو یہ نہ لگنے لگ جائے کہ یہ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن پتہ نہیں کہاں ہے, ہم تو انڈین انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں الجھ کے رہ گئے, اور اس کے اوپر بھی پورے کورسز چاہیے ویسے تو بہرحال بنیادی سوال جو میں آپ کو فضا ایک دکھانا چاہ رہا تھا اس دور کی, یا ایک ماحول کے علمی ایکٹیویٹی کس طرح سے ہو رہی تھی, اور یہ کتابوں کی تاریخ میں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے
کہ محمد بن قاسم ہی ہمارے یوں کہہ لیں پرسیپشن پہ بھی چھایا ہوا ہے, ہمارے شبدوں میں بھی صرف وہی بچ جاتا ہے, اور یہ بھی تو یہ کیفیت نہیں تھی, بڑا علمی ماحول تھا, بڑی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی تھی, اور یہ بڑے عرصے سے وہاں پر تھی, اور یہ ایک خاص شکل اختیار کر چکی تھی اسٹانسز اور ان کی ڈیبیٹس, ان کی ڈسکشنز. جب اسلام یہاں پہ 8ویں صدی کے اندر 712 میں ہی تقریباً محمد بن قاسم کو ہم یہاں پہ ہندوستان میں دیکھتے ہیں, اور وہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ صرف محمد بن قاسم ہی نہیں آیا تھا ہندوستان میں, محمد بن قاسم سے پہلے بھی عرب اور ہند کے ایک اپنے تعلقات تھے. اسلام کا انٹریکشن انڈیا کے ساتھ وہ بڑا ایک واسٹ ایریا ہے اصولاً, تو اس کے اوپر بھی ایک پورا سیشن چاہیے کہ وہ کیا تھے, اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. پھر عرب و ہند کی جو ریلیشن شپس تھے, اور خصوصاً ان کے انٹلیکچوئل ریلیشن شپس ایون بیفور دا ارائیول آف محمد بن قاسم, انویژن اس کو چلیں کہہ لیں, اس سے بھی پہلے جو تعلقات تھے اور ریلیشن تھا. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے محمد بن قاسم کے اسلام جب آیا ہے 8ویں صدی میں یہاں پر, تو وہ صرف اسی روٹ سے, سندھ کے روٹ سے نہیں آیا, مطلب ہے وہ سرادیپ وغیرہ جاتے ہوئے بھی یہاں آ جا رہے تھے. مالابار کے ساحلوں پہ ایک بہت بڑا وہاں پہ آنا جانا مسلمانوں کا تھا, اور وہاں پہ یہ تصادم کے حالات کے بغیر وہاں پہ یوں کہہ لیں کہ چچ کی اولاد سے ایک تصادم نہیں تھا, جیسے راجہ دھرسیہ اور داہر وغیرہ کے ساتھ یہاں ایک ہم تصادم کے اندر آئے ہیں. اور وہ یہ شپ والا جو واقعہ اور تاجروں والا, جو اس طرح وہاں بھی تاجروں کا آنا جانا تھا, اور وہاں مسلم کالونیز ڈیویلپ ہو چکی تھی کسی حد تک, اس تصادم کے بغیر ہی لوگ وہاں سیٹل ہو چکے تھے تجارت کے بہانے اور لرننگ کے حوالے سے. یہ ایک بذات خود ایک بڑا اچھا سیشن اس پہ بھی بنتا ہے کہ مسلمانوں کے انٹریکشنز کیسے کیسے ہو رہے تھے عرب و ہند کے. اس میں جیسے میں نے یہ کہا کہ وہاں سے, اور وہ بڑا ایک مرکز تھا, وہ جو اس دور کی 8ویں صدی کی جو بڑی علمی ڈیولپمنٹ جس کا ہم انسٹانسز کے حوالے سے بھی ویدانتا کی جس کی بات کر رہے ہیں, تو ویدانتا کا 8ویں صدی کا سب سے بڑا جو نام ہے وہ بذات خود یوں کہہ لیں مالابار والے علاقوں سے ہی اس کا تعلق تھا, جہاں پہ مسلمز بہت پہنچ چکے تھے اور بڑے پیسفل حالات کے اندر. وہاں کا ایک چھوٹی سی ریاست کا راجہ بھی مسلمان ہو چکا تھا خود اپنے طور پہ بھی, محمد بن قاسم کی فتوحات کے بغیر بھی. تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری نظر میں ہونی چاہیے. ایون ہندوستان سندھ کے اندر بھی جو انویژن تھی, اور یہاں کی جو انٹلیکچوئل صورتحال ہے, اور یہاں کے صحیح حالات بھی, وہ بھی داہر دھرسیہ اور ان کی آپس کی لڑائی, اور محمد بن قاسم کی ان کی لڑائی اور فتوحات, اور یہاں سے لے کر پھر غزنوی تک یہی ایک پیٹرن پڑھتے رہنا. اس کی بجائے سندھ کو سمجھنے کے لیے بھی ایک انٹریکشن عرب و ہند کا جو ہے انٹلیکچوئل لیول پہ, اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کچھ لوگوں کا جو کام ہے ایکڈیمک اس حوالے سے, عربوں کا بھی, وہ یوں کہہ لیں آپ کے بلخ سے کچھ سکالرز جو تھے ہمارے خراسان افغانستان کے علاقے سے, یہ بھی بغداد کے اندر ان کا آنا جانا بھی بعد میں اور اس دور کے اندر بھی ڈیولپ ہو چکا تھا. میں جی تھوڑا وہ انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ وہ ہم ابھی 10 منٹ کی بریک نہ لے لیں, کیونکہ فرسٹ ہاف کا ٹائم. چلیں لے لیں جناب, لے لیں.